नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्रीड़ा तंत्र एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के फेसबुक लाइव में। पेरेंटिंग मंत्र विद क्रीड़ा तंत्र ये फेसबुक सीरीज का आज छठा भाग में हम लोग पहुंच चुके हैं और आज का विषय है सोशल मीडिया का क्या रोल रहता है चिल्ड्रन के डेवलपमेंट में। सोशल मीडिया, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका रह सकती है, हो सकती है। इसको लेके आज इस विषय पे हमारे साथ जो चर्चा करने के लिए जो मेहमान उपस्थित है उनका परिचय करा देता हूँ। डॉक्टर शशिकांत भगत। नमस्कार। डॉक्टर शशिकांत भगत वर्तमान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, एक मीडिया का इंस्टीट्यूट है अहमदाबाद में, उसमें प्रोफेसर है। जर्नलिज्म में इन्होंने पीएचडी तक का अभ्यास किया है तथा अन्य मीडिया संस्थान जो काफी प्रतिष्ठित है वहां से अभ्यास कर चुके हैं और एक फेसबुक लाइव की एक श्रृंखला चलाते हैं जो पिछले 3 साल से कंटिन्यू चला रहे हैं और 100 से भी अधिक एपिसोड, शायद 120 से 130 के करीब आसपास कंटिन्यू एपिसोड चला चुके हैं और उसका नाम है कनेक्टिंग मैटर, जिसमें अलग अलग विषय पे उस विषय से जुड़े महानुभाव के साथ चर्चा विचार करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे फेसबुक लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। जी, तो डॉक्टर साहब विषय शुरू करते हैं बिना विलंब के। आज का जैसा विषय है कि सोशल मीडिया का क्या रोल रहता है बच्चों के डेवलपमेंट में, लेकिन अगर सामान्य से एक बात करें तो सोशल मीडिया जैसे अनेक प्लेटफॉर्म है, ट्विटर, फेसबुक, जैसे अनेक प्लेटफॉर्म पे हर कोई आज उपस्थित है। हर कोई अपना एक इमेज वहां पे क्रिएट कर रहा है और कई जरूरत से ज्यादा हर विषय पे अपनी राय हर कोई रख रहा है। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी आवश्यक है क्या? ये मैं समझता हूँ कि आपने जो बिगिनिंग है वो बड़ी खूबसूरती से किया है। देखिए, सोशल मीडिया को अगर हम समझने का प्रयास करें तो ये शब्द दो तरह से बना हुआ है। एक है सोशल और दूसरा है मीडिया, और ये दोनों में एक जो ब्रिज का काम करता है वो काम करता है टेक्नोलॉजी। तो सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी मीडिएटेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जिसमें हर वर्ग के लोग, हर क्षेत्र के लोग बिना किसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, शेयर करते हैं। और जब हम कम्युनिकेशन की परिभाषा में अगर जाते हैं तो कम्युनिकेशन की परिभाषा क्या कहता है? यही कहता है कि आप अपने विचार, अपने थॉट प्रोसेस, अपने मैसेज के रूप में अपने लोगों तक पहुंचाएं, राइट। और उसी में अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि फेसबुक है तो हमारे पास फेसबुक फ्रेंड्स हैं, ट्विटर है तो ट्विटर में हमारे पास ट्विटर फॉलोअर हैं या हम फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्रामर हैं और हम इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं या लोग हमें फॉलो करते हैं। सो इसमें जो कनेक्टिविटी का जो जरिया है वो फॉलोअर, फॉलोअप और फ्रेंड्स यही है। तो ये क्या हो गया है कि ये अभी इंस्टेंट है और इंस्टेंट लाइव हो गया है, राइट। हर कोई अपना कंटेंट 24 घंटे 7 दिन बिना किसी बाउंड्री के, बिना किसी रोक टोक के वो डालता है, एक्सप्रेस करता है और उसको रिटर्न में उसको लाइक्स एंड शेयर्स एंड फॉरवर्ड्स एंड कमेंट और इमोजीज के रूप में उसको लोग का प्रतिभाव मिलता है। तो इसमें ऐसा है कि कोई वर्ग लिमिटेड नहीं है। आप देखिए तो एक चिल्ड्रन से लेकर के और सीनियर सिटीजन तक इसमें पूरा इन्वॉल्व है। लेकिन ये बात आ जाती है कि कौन किस टाइम पे कितना इसका इस्तेमाल करे, इसकी भी एक लक्ष्मण रेखा होना जरूरी है। और मेरा ये मानना है कि आज के डेट में चिल्ड्रन, खास करके अगर ये 52-55 दिन का लॉकडाउन पीरियड देखें तो टेक्नोलॉजी जो है वो एक बून बन करके पूरा ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए आया है। और चूंकि कोई बाहर नहीं निकल सकता, हर कोई घर में सेफ है, तो ये कह रहा है कि हम घर पे सेफ हैं लेकिन हम सिर्फ शेयर करें। तो इसलिए हर कोई कंटेंट को बना करके अपनी तरह से लोग डाल रहे हैं। कोई मैसेज के रूप में डाल रहा है, कोई क्वारंटाइन के रूप में डाल रहा है, कोई स्टे एट होम के रूप में डाल रहा है, कोई क्लासेस उसमें ये कर रहा है, कोई करंट अफेयर्स अपडेट कर रहा है, कोई अपने। आज देखिए ये लॉकडाउन पीरियड में एक टाइम था कि हम सब कोई वो सेल्फी ऑब्सेस्ड थे, सेल्फी खींच करके और सेल्फी को अपडेट करना हम लोग बिल्कुल वो हमारे एक लस्ट जैसा ऐसा हो गया था, वो हमारे आदत जैसा, एडिक्शन जैसा हो गया था। लेकिन ये 52-55 दिनों में कोई सेल्फी को उतना ज्यादा प्रमोट होते हुए आपने नहीं देखा। इसमें क्या हुआ, वैल्यूएबल कंटेंट को लोगों ने प्रमोट करते हुए ज्यादा अपने आप को एंगेज किया।
तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि चाहे चिल्ड्रन हो या कोई सीनियर सिटीजन हो, वो सब कोई इसका अच्छी तरह से फायदा उठा रहा है, उपयोग कर रहा है। और मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि जब आप पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, तो आप पर्सन टू प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और उसमें टेक्नोलॉजी आपको इतना बड़ा आप कहें तो बेनिफिट, एक टूल बन करके आया है, तो इसका क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। तो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पॉजिटिव डायरेक्शन में काफी महत्वपूर्ण है, काफी एडवांटेज है, और इसका हर कोई फायदा उठा रहा है। अगेन, हर एक सिक्के के दो पहलू हैं। दो पहलू में एक पहलू तो अच्छा वाला है जो हम लोग बात कर चुके हैं, दूसरा पहलू है जो उसके डिसएडवांटेजेस हैं, उसके बारे में भी हम शायद इस लाइव में चर्चा करेंगे। जी जी। तो डॉक्टर साहब, आपने बात किया टेक्नोलॉजी का, तो टेक्नोलॉजी का आज हमारे जीवन पे इतना दखल बढ़ चुका है कि इसको कोई भी नकार नहीं सकता। शायद शहर मेट्रो सिटी में रहने वाला व्यक्ति हो या दूर दराज गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, टेक्नोलॉजी ने उसको स्पर्श किया है। जब आप अभ्यास कर रहे होंगे तब टेक्नोलॉजी का इतना दखल नहीं रहा होगा आपके अभ्यास क्रम में भी, लेकिन आज जैसे आप कुछ प्रोफेसर है, आप अभी इस दौरान भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप लेक्चर ले रहे हैं, आपके बच्चे आपके क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो तब का समय जब बिना टेक्नोलॉजी का आपने अभ्यास किया, और आज का समय जब आप पूरे टेक्नोलॉजी के आसपास रह के बच्चों को पढ़ा रहे, ये दोनों समय में कैसा डिफरेंस आप देखते हैं? आई थिंक मेरे लाइफ में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है। वो दिन मुझे याद है 1999 और 2000 के आसपास में, जब मैंने सबसे पहले ये 12th पास करके और कंप्यूटर में एडमिशन लिया था। और आपको बता रहा हूँ 2000-2001 के आसपास की बात है, जब सन माइक्रो सिस्टम ने जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है उसका इन्वेंट किया था, और उसके ऊपर प्रोग्रामिंग बनना शुरू हुए थे। तो तब से मैं ये HTML और DHTML जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग, जिस कोडिंग के थ्रू, जिस प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग आज लाइव टू लाइव बात कर रहे हैं, और एक दूसरे के डिस्टेंस होते भी हम लोग नियरनेस के फील कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का नाता तो मेरे साथ, मेरे लिए पहले से ही रहा है। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि एक उस टाइम का क्या था, वो एक लर्निंग के रूप में ज्यादा होता था, और अभी क्या हो गया है, लर्निंग के साथ साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, और लर्निंग के साथ लोग अर्निंग भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। तो उस आज से 15-20 साल पहले का दौर और अभी के दौर में मैं ये कहूंगा कि मल्टीप्लाइड फोल्ड आया है। और खास करके 2004-2006 के बाद जब फेसबुक और ट्विटर और लिंक्डइन ये सब प्लेटफॉर्म आना शुरू हुए, और लोगों को इसकी कीमत मालूम पड़ी कि ये तो हम डिस्टेंस बैठे हुए पूरे ग्लोबल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें मार्शल मैकलुहान एक बहुत बड़े, आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक्सपर्ट माने जाते हैं। उन्होंने एक डेफिनेशन में कह दिया था कि आने वाले टाइम पे जो पूरा विश्व है, जो एंटायर ग्लोब है, वो एक ग्लोबल विलेज बनेगा। और हम देख रहे हैं कि ग्लोबल विलेज पूरा बन गया। और खास करके ये वर्ल्ड लॉकडाउन में, नेशनल लॉकडाउन तो हम लोग हैं ही, लेकिन पूरे वर्ल्ड लॉकडाउन में आप देखिए कि कोई भी कहीं से भी कनेक्ट होकर के और इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। 24/7 कोरोना वायरस को लेकर के, कोविड-19 के अपडेट्स हमें मिल रहे हैं, कौन से वर्ल्ड में, कौन से कंट्री में किस प्रकार के क्या केसेस हुए हैं, कितनी कैजुअलिटी हुई है, पॉजिटिव केसेस कितने आए हैं, लोग घर पे क्या कर रहे हैं, एकेडमिक संस्थाएं किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस चला रही हैं, किस तरह से आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट आप ये कर सकते हैं। तो इन टोटालिटी में कहूं कि हमारे टाइम का अगर 10x टेक्नोलॉजी का रोल था, तो आज के डेट में वो 100x हो गया है, राइट। सो 10x और 100x का जो डिफरेंशिएशन है 15-20 इयर्स बैक एंड आफ्टर 15-20 इयर्स ये मैं देख रहा हूं। और मैं इसको हमेशा से टेक्नोलॉजी को हेल्पिंग हैंड, जिस तरह से आज हमारे कोविड जो वॉरियर देख रहे हैं, कोरोना वॉरियर हम कह रहे हैं, तो आज के डेट में ये सोशल मीडिया एक कम्युनिकेशन वॉरियर के रूप में भी आया है। डिमेरिट सर्टेनली है, मैं इसको नकार नहीं रहा हूं। जहां पे मेरिट रहता है, डिमेरिट बाय प्रोडक्ट के रूप में उभर करके आता ही है। वो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, आपके सवाल अगर आते हैं तो, राइट। तो मैं कह रहा हूं कि ये एक सिग्निफिकेंट चेंज मैंने देखा है टेक्नोलॉजी का। जी, तो डॉक्टर साहब, जिससे आपने ये टेक्नोलॉजी, इंटरनेट या सोशल मीडिया का चर्चा किया, तो
यह सब बिंदुओं से बालक के अंदर ऐसा क्या विकास होता है जो टेक्नोलॉजी के न होने से वो मुमकिन नहीं था, यानी टेक्नोलॉजी के आधार पे ही उसका ये विकास हुआ। अगर शायद टेक्नोलॉजी नहीं होता तो उसके अंदर ये गुण ऐसा विकसित नहीं होते। ऐसे आपके ध्यान में कुछ ऐसे गुण आए क्या बच्चों के अंदर? मैं समझता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो आपका है ही क्वेश्चन, ये मेरा भी है, और ये क्वेश्चन जितने भी व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं शायद उनका भी होगा, क्योंकि जी इसका इसका जो इस क्वेश्चन का जो एडिशन है ना, वो डे बाय डे अलग अलग रूप में होता है, राइट। अब मैं रही बात चिल्ड्रन को देखूं, तो देखिए सोशल मीडिया का कुछ सर्टेन एडवांटेजेस मैं बता दे रहा हूं, खास करके बच्चों के जीवन में, राइट। आप देख रहे हैं, हमने कौन सा मूवी देखा था, ये 3 इडियट्स। जी 3 इडियट्स में हमने देखा था कि एक बच्चे का पैदा होना किस तरह से उसमें एक सीन और सीक्वेंस के रूप में दिखा रहा है। जी, वहां पर एक वेब कैमरा टेक्नोलॉजी, के। हाँ हाँ, जी जी। बेबी जब बड़ा हो रहा है, फिर आगे जो बढ़ रहा है उसके सब सारे, और आज हम देख रहे हैं कि जो हमारा एक कॉस्मोपॉलिटन थिंकिंग हो गया है कि हम जो अगर एक फैमिली में 4 लोग हैं तो चारों काम कर रहे हैं। उस परिस्थिति में शायद जो सीनियर सिटीजन है, जो दादा दादी हैं, वो घर पे रह रहे हैं, और उस परिस्थिति में जो बच्चा है वो बच्चा अपने आप को एलोन फील कर रहा है। जब माँ बाप घर पे आते हैं तो उनके हाथ में मोबाइल फोन होता है, और मोबाइल फोन उसको देखते हैं, और उसमें से गेम हो गया या कंटेंट होता है उसको ग्रैब करते हैं। ये बचपन से ऐसा शुरुआत होता है, और कभी ऐसा होता है कि घर में कोई अगर जो महिला है वो काम कर रही है, किचन में काम कर रही है, साफ सफाई का काम कर रही है, और घर में कोई संभालने वाला नहीं होता है, मैं इसको एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखूंगा, बट इसमें साइड इफेक्ट भी मैं बताऊंगा। तो वो क्या करती है, माँ उसको अपने पास बिठाती है और उसको मोबाइल फोन ओपन करके और कार्टून छोटा भीम या कोई दूसरा ओपन करके दे देती है, और वहां पे वो बर्तन साफ कर रही है, खाना बना रही है, कपड़े धो रही है, और बच्चा वहां पे छोटा, एक 1.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का बैठ करके वहां पे देख रहा है, और माँ अपना काम कर रही है। तो वहां पे एक माँ को एक सपोर्ट के रूप में भी आ जा रहा है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये हो रहा है कि जैसे ही बच्चा वो बड़ा हो रहा है तो ये स्क्रीन से, स्मॉल स्क्रीन से इतना ऑब्सेस्ड हो जा रहा है कि वो एवरी टाइम नाउ डिमांडिंग, राइट। वो माँ से दूध का डिमांड नहीं कर रहा है, माँ से वो बिस्किट का डिमांड नहीं कर रहा है, माँ से वो खाने का डिमांड नहीं कर रहा है, बट ये कह रहा है कि आप मुझे वो जो मोबाइल फोन है उसको ओपन करके दे दो, मुझे उसमें देखना है, और मुझे कोई भूख प्यास नहीं लग रहा है। ये ऑब्सेशन क्रिएट हो जा रहा है। थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब वो लड़का या जो बच्चा स्कूल में जा रहा है, जब वो LKG, UKG, वो स्टैंडर्ड 1 2 3 में जैसे प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसको होमवर्क के रूप में मिल रहा है। वहां पे माँ वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती है, और उसका इस्तेमाल करके उसका होमवर्क कंप्लीट करवाती है, शायद उसको जानकारी ना मिल रहा है, राइट। ये देख करके बच्चा भी उसको प्रैक्टिस में आता है, और माँ कहती है कि काम करो, जैसे तुमको बताया था ना वैसे वो गूगल में जाओ या यूट्यूब में जाओ और ये सर्च करो, तुमको मिल जाएगा, और बच्चा वहां पे अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा है। तो ये जो है एक एडवांटेजेस है। और एडवांटेजेस ये है कि बच्चा जो है वो अपनी क्रिएटिविटी, वो सिंगिंग कर रहा है, वो पोएट्री कर रहा है, वो आप कहें तो कार्टूनिंग कर रहा है, वो पेंटिंग कर रहा है। और वो क्या है कि पेरेंट के हेल्प से वो कार्टूनिंग, पोयम, जो कुछ भी वो क्रिएटिविटी कर रहा है, वो उसको उस प्लेटफॉर्म पे डाल रहा है, और उसके जो पीयर फ्रेंड्स हैं, वो पीयर फ्रेंड्स उसके पेरेंट्स दिखाते हैं कि देखो तुम्हारा जो क्लासमेट है उसने ये किया है, आप भी करो। सो यहाँ से एक जो कंपटीशन, जो एक फिजिकल कंपटीशन देखने को मिल रहा है, जो फील्ड में होता है, मैदान में होता है, क्लासरूम में होता है, वो उसका वर्चुअल रेप्लिकेशन भी हो रहा है। आज ये लॉकडाउन पीरियड में देख रहे हैं कि फुटबॉल का ट्रेनिंग या क्रिकेट का ट्रेनिंग या लूडो का ट्रेनिंग या फिजिकल एक्सरसाइज का ट्रेनिंग, वो जो बच्चा है वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ले रहा है और उसी से सीख रहा है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि इन टोटालिटी में वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़ी पॉजिटिव दृष्टिकोण से ये कर रहा है, और पेरेंट्स भी उसको हेल्प कर रहे हैं जी। साथ ही साथ मैं अब थोड़ा सा इसमें इसके डिमेरिट्स वाले पॉइंट पे जरूर अब बताना चाहूंगा। अब ये क्या हो रहा है कि जैसे हम कहते हैं ना, एनीथिंग एक्सेस इज कॉल्ड पॉइजन, राइट। एनीथिंग एक्सेस इज कॉल्ड पॉइजन।
सो जैसे ही वो हैबिचुएट हो जा रहा है, वो 24/7 में 6 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 4 घंटे वो स्मॉल स्क्रीन पे अपना समय बिता रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वो एडिक्ट हो जा रहा है। वो एडिक्ट हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो उसके बिना रह नहीं है, वो उसको एक सोशल ओपियम की तरह लग रहा है, और उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं कंटेंट के रूप में। इसमें साइबर स्टॉकिंग, साइबर क्राइम भी क्रिएट हो रहे हैं, इसमें साइबर एब्डक्शन भी होता है। आज के डेट में बच्चों को एब्डक्शन भी किया जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है जो बहुत बड़े पैमाने पर उभर करके आया है, ये खास करके लास्ट 3-4 इयर्स में। जी डॉक्टर साहब, मैं सवाल लेने वाला था, उसके पहले आपने जवाब दे दिया। कोई भी सुविधा है उसका हमारे जीवन पे असर कैसा पड़ेगा, ये डिपेंड करता है हम उसका सदुपयोग कितना करते हैं, दुरुपयोग कितना करते हैं। ऐसे एक धारणा रही है कि आप जरूरत से अधिक आप अगर अमृत ले लो वो भी विष बन जाता है। तो ऐसे टाइम में सोशल मीडिया का आपने बात किया ग्लोबल इमेज का, ये तो ठीक है कि एक व्यक्ति है वो 5000 फ्रेंड है, 4000 फ्रेंड है, विश्व के कोने में किसी से फ्रेंड बना रहे, लेकिन ये सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम दूर बैठे लोग को फ्रेंड बना रहे, लेकिन हमारे पड़ोसी को हम भूल रहे। ऐसी नेगेटिविटी आपको दिखती है क्या? 100%, मैं 100% कहूंगा। ये क्या हो गया है कि सोशल मीडिया ये वर्चुअल रियलिटी हो गया है। रियल रियलिटी जो है, वो रियल रियलिटी तो घर पे है जो हम एक्चुअली दिख रहे हैं। सो रियल रियलिटी का जो अलाइनमेंट है, सो कॉल्ड अलाइनमेंट, वो कम्युनिकेशन का अलाइनमेंट कम हुआ है और वर्चुअल रियलिटी का अलाइनमेंट ज्यादा हुआ है। उसके पीछे का कारण यही है कि क्या हो रहा है ना, कि जब हम घर में रह रहे हैं तो हमें 2, 4, 5, 10, 15 लोग देख रहे हैं। हमारे पड़ोसी शायद कभी देख लिया तो देख लिया, हमारे घर में 4-5 लोग हैं देख लिया। लेकिन क्या हो रहा है कि मैं अपना फोटो, अपना वीडियो, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं कैसे सो रहा हूँ, कैसे बैठ रहा हूँ और किससे क्या बातें कर रहा हूँ, मैं मुंह कैसे अपने बना रहा हूँ, मैं अपना होमवर्क कैसे कर रहा हूँ, एवरीथिंग वो जो है वो उसमें वो अपने टाइमलाइन पे डाल रहा है, अपने अकाउंट पे डाल रहा है, और बदले में उसको लाइक्स मिल रहे हैं, उसको कमेंट मिल रहे हैं, वाह क्या बात है, और ऐसे ऐसे कमेंट मिल रहे हैं जिसके बेसिस पे क्या होता है, एक उसके माइंड को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और ये क्या हो रहा है कि ये सबसे बड़ा घातक हो जा रहा है। किस मामले में कि वो जो बच्चा है वो मेंटली कमजोर हो जा रहा है, फिजिकली कमजोर हो जा रहा है धीमे धीमे। जैसे मैंने कहा कि ये एक एडिक्शन है, ये एक ओपीएम की तरह काम कर रहा है। तो ये खराब दिखाई दे कि होने की है वो लिमिटेड हो जा रहा है, इनोवेशन है वो लिमिटेड हो जा रहा है, R&D जो है वो लिमिटेड हो जा रहा है, और सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है, जो वो बच्चा है वो डिपेंडेंट हो जा रहा है। उसको 10+10+25 को एडिशन करना है तो वो मोबाइल फोन पे कैलकुलेटर ओपन कर रहा है और उसे कैलकुलेट करके उसका अपना जो होमवर्क मिला है उसमें एडिशन वो लिख रहा है। He or she is not applying the mind, which is very very dangerous। जबकि आज याद कीजिए कि आप जब सब्जी मार्केट में जाते हैं और आप 1 किलो, 2 किलो, 250 ग्राम और 100 ग्राम अगर कोई सब्जी लेते हैं तो वो जस्ट आपको ये सब्जी दिया और कहता है कि साहब ये 10 रुपया हुआ या 7.5 रुपया हुआ जी। ये एक चीज जो है वो खास करके सोशल मीडिया एडिक्शन में बड़ी कमजोरी बनकर के आया है। जैसा आपने कहा कि हर चीज टाइमलाइन पे पोस्ट करने की एक आदत होगी, और बहुत सारे लोग ऐसा है कि दिन में अगर जितनी एक्टिविटी करते हैं वो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। मैं एक जगह ऐसा एक न्यूज पढ़ रहा था कि एक परिवार में चोरी हुई, तो चोर को पूछा गया कि तेरे को कैसे पता था कि ताला लगा है, तो बोले मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि 5 लोग कहीं घूमने गए, आउट ऑफ टाउन घूमने गए हुए। तो ऐसा इतना अधिक टाइमलाइन पे सब चीज शेयर करना, इससे सिक्योरिटी को खतरा नहीं है क्या? अत्यधिक बिल्कुल चीज शेयर करना। बिल्कुल है। देखिए मैं आपके पॉइंट को थोड़ा सा आंसर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे क्या हो रहा है कि अब ये चलन बड़ी कम हो गया है, पहले बहुत ज्यादा था। मुझे याद है 2015-16 14-15-16 में ये इसका एक बहुत बड़ा जो आप कहें तो इंगेजमेंट जो है, सोशल मीडिया इंगेजमेंट है, वो देखने को मिला था
कि अगर कोई रेस्टोरेंट में खा रहा है तो चेक इन कर रहा है, राइट। कोई एयरपोर्ट पे जा रहा है तो चेक इन कर रहा है, कोई ट्रेन में जा रहा है तो चेक इन कर रहा है, कोई मॉल में जा रहा है तो चेक इन कर रहा है। इसका सबसे बड़ा क्या हुआ कि साइबर क्राइम करने वाले या साइबर थ्रेट पहुंचाने वाले जो 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 लोग हैं, राइट, वो क्या किए कि ऐसा हो गया कि आपने उनको की दे दिया, आपने की दिया, क्या दे दिया कि आप अभी घर पर नहीं है, आप घर पर नहीं है। और खास करके जो न्यूक्लियर फैमिली है, जहां पे उदाहरण के तौर पे आप और हम दोनों भाई हैं, मैं अहमदाबाद में रह रहा हूं और आप मुंबई में रह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मालूम है कि यहाँ पे मैं हूँ, मेरी बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं, और मैं अभी एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ बैंगलोर में 3 दिन के लिए। मैं उसमें स्टेटस में भी लिख रहा हूँ कि आई विल बी 3 days इन बैंगलोर फॉर दिस कॉन्फ्रेंस, फॉर दिस वर्क। तो उसमें क्या हुआ कि जो एनिमी है, जो रियल एनिमी है, उसको आपने एक की दे दिया कि आपके घर पे आप नहीं है, एनीबडी कैन गो एंड डू द थिंग्स। और पास्ट में इसको लेकर के मीडिया में काफी इस तरह की स्टोरी की, इस तरह की रिपोर्ट आए कि सोशल मीडिया की अपडेट की वजह से, चेकिंग के अपडेट की वजह से आप कहें तो थेफ्ट हुए, आप कहें तो एब्डक्शन हुआ है, लोगों को, बच्चों को चोरी की गई है, उनके फैमिली को हैरेस किया गया है, ठीक है, ये सब सारी चीजें हुए हैं। तो अब ये धीमे धीमे कम हुआ, ये क्योंकि इसके ऊपर अवेयरनेस भी किया गया, इसके ऊपर एकेडमिकली भी पूरा बताया गया, तो ये अभी काफी कम हुआ है। और अभी आप देख रहे हैं कि लोग उतना इस तरह का स्टेटस अपडेट टेक्स्ट के रूप में दे रहे हैं, इमेज के रूप में दे रहे हैं, लेकिन उस रूप में नहीं दे रहे कि वेयर आई एम, मैं कहाँ हूं अभी और व्हाट आई एम डूइंग। बहुत कम लोग, इसका प्रमाण थोड़ा कम हुआ है। तो फिर से अपने विषय पे मैं आपको लेके आऊंगा। जैसे बात कर रहे हैं हम बच्चों से रिलेटेड, तो मैं एक जगह पढ़ रहा था कि अभी इस वर्ष के अंत तक भारत में शायद 70 करोड़ इंटरनेट यूजर्स होंगे इस वर्ष के अंत तक। और अगर देखा जाए तो हमसे अधिक चाइना है। तो अगर चाइना की बात करें तो चाइना में बच्चे इतने एडिक्ट हो चुके हैं इंटरनेट के कि 15 या 16 वर्ष के बच्चे भी डायपर पहन रहे हैं, ताकि वो टॉयलेट जाएंगे तो उनसे मिस हो जाएगा, गेम मिस हो जाएगा, वो पॉइंट हार जाएंगे। तो ऐसी विकट स्थिति वहां पहुंच चुकी है। वहां पे रेहब सेंटर वो ओपन हो गए बच्चों से ये नशा दूर करने के लिए इंटरनेट का। तो और अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट भी बन रहा है। आप अधिक समझते होंगे मुझसे, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, मोबाइल गेम हो गया, तो वो एज अ मार्केट टारगेट करते हैं भारत के टीनेजर्स पे, क्योंकि आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर बच्चे के पास में रोज का 2 GB डेटा है। तो अब उन सब कंपनियां जो टारगेट कर रहे हैं भारत के टीनेजर्स पे, उससे भारत के टीनेजर्स को कैसे बचाए? देखिए, थोड़ा सा हम अगेन एक रूट में लेकर के आपको जाना चाहूंगा। जब हम लोग सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहां पे हम अपना ईमेल आईडी एंटर करते हैं, अपना नेम एंटर करते हैं, डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हैं, प्लेस एंटर करते हैं, और लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस दिया रहता है, उसको एक्सेप्ट करते हैं और हम अकाउंट में जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती है कि लीगली रूप में सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करने के लिए 13 साल और उसके ऊपर की एज है, 13 years एंड प्लस, उसका जो एक्चुअल क्राइटेरिया है, राइट। और 13 years में भी अगर वो अकाउंट ओपन हो रहा है तो वहां पे पेरेंटल गाइडेंस, माता पिता का गाइडेंस रहना वो बहुत जरूरी है, ये हो रहा है। प्लस जो टर्म्स कंडीशंस उसके होते हैं, जो लीगल पूरा टर्म्स कंडीशंस होता है, उसको कभी कोई रीड करने की कोशिश नहीं करता है। उसके कुकीज के बारे में, उसके एडवर्टीजमेंट के बारे में, उसके मिसयूज के बारे में, उसके डेटा के बारे में, वो आपके प्रोफाइलिंग के बारे में, किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में कोई रीड नहीं करता है। मेरा ये मानना है कि इसको सबसे पहले रीड करने की जरूरत होती है बिफोर। ये आप देखिए, जब फिजिकल रूप में हम आते हैं, आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आप पढ़ते हैं कि उसमें दिया हुआ क्या। जी जी, बिल्कुल। एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जो आपका प्रोफाइल, आपका डेटा ग्लोबल एक्सेस हो रहा है, वो ग्लोबली रीच कर रहा है, क्या उसके बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल पढ़ने की जरूरत है, हम सबको पढ़ने की जरूरत है।
और वो पढ़ करके ही हमें उसमें एंटर करना चाहिए। अब आ रहा हूं आपके मेन क्वेश्चन के ऊपर कि चाइना और इंडिया का कंपैरिजन है। देखिए, भारत में शायद इस तरह का माहौल नहीं हो पाएगा। वर्ल्ड में तो एक ऐसा माहौल शुरू हुआ है कि शेरेंटिंग एक टेक्निकल टर्म है, शेरेंटिंग का इस्तेमाल हो रहा है। शेरेंटिंग का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे कंट्री में भी है, लेकिन हमारे कंट्री में अभी लिमिटेड है, खास करके अर्बन सेक्टर में, जो बड़े शहर हैं उसमें ज्यादा है। बाकी ओवरऑल भारत और इंडिया के पर्सपेक्टिव में इसका परसेंटेज बहुत ही कम है, राइट। फॉरेन में क्या हो रहा है कि पेरेंट्स कहीं पर भी जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो वो जो है उसका बच्चा कैसे घूम रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे अपने आप को मुंह बना रहा है, कैसे सेल्फी ये करके और अपने प्लेटफॉर्म पे और अपने बच्चे के प्लेटफॉर्म पे लोग डालते हैं और उसमें दे फील प्राउड, राइट। लेकिन उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि somebody is having eye on such post, और वहां से उसको साइबर बुलिंग या साइबर थ्रेट या साइबर हैरेसमेंट करने की कोशिश की जाती है। फॉर्चुनेटली हमारा कंट्री जो है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम लोग कैसे हैं कि हम लोग कल्चरल पीपल हैं। हम लोग हाँ, हम लोग कल्चर में मानते हैं। हमारा एक फैमिली बॉन्डिंग है, हमारा एक सोशल बॉन्डिंग है, हमारा एक रिलीजियस बॉन्डिंग है, और हमारा एक सबसे बड़ी चीज है कि एक ओवरऑल इंडिजिनस बॉन्डिंग है, जिससे शायद हम 1000 साल के बाद भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, राइट। आप अगर आप द्वापर युग और त्रेता युग या कलयुग या सतयुग या सबकी अगर बात कर दें, तो हम प्रणाम करना और नमस्कार करना और पैर छूना और बड़ों की आदर करना हम आज भी नहीं भूले हैं इस टेक्नोलॉजी के जमाने में भी। और शायद मैं ऐसा मान करके चल रहा हूँ कि आज से 1000 साल के बाद में भी हमारा ये वैल्यू सिस्टम एज इट इज ही रहेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि लोग अपने बच्चों को या टीनेजर्स को वो उतना लेबरेट नहीं करेंगे, उतना उनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देंगे कि वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू एंड वी लाइक एंड वी शेयर एंड वी प्रेफर एंड वी अप्रिसिएट। नो, दिस थिंग विल नॉट हैपन। इवन द पीयर ग्रुप में, चलो पेरेंट्स को नजर में आया तो पेरेंट्स तो उसको संभालेंगे ही, लेकिन पीयर ग्रुप भी है, टीचर भी है, सोसाइटी भी है, नेबर भी है, हर कोई उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा, उसको अलर्ट करने की कोशिश करेगा, उसको अलार्म करने की कोशिश करेगा, नहीं आपको ऐसा नहीं करना। तो हमारा कंट्री जो है इसमें आज भी बचा है और कल भी बचा रहेगा। ये हमारे कंट्री में उतना नहीं होगा। रही बात कि जो कुछ वेस्टर्नाइज इन्फ्लुएंस हमारे यहाँ आया है, कि जो देखो क्या होता है कि जो माइग्रेशन होता है ना, वो माइग्रेशन का सबसे बड़ा 2 एडवांटेज होता है, राइट। एक एडवांटेज ये होता है कि हमें डेवलप करने के लिए, हमें प्रोग्रेस होने के लिए हमें माइग्रेट करना पड़ता है, और ये पहले भी चला आ रहा है और आज भी चलेगा और शायद ये लॉकडाउन के बाद भी चलेगा, राइट। सो माइग्रेशन एक डेवलपमेंट के लिए होता है, और दूसरा एक जो माइग्रेशन होता है वो आपको माइग्रेशन आपके बिहेवियर, आपके अप्रोच, आपके बिलीफ सिस्टम को भी चेंज करता है पॉजिटिव वे में। लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तब आना शुरू हो जाता है जब आप उस चीजों को अपने लोकल, अपने घर के, अपने फैमिली के वैल्यू सिस्टम में एक उसी तरह इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिस तरह से एक बॉडी में सिरिंज जो है वो मेडिसिन को इंजेक्ट करता है, और जब वो रिएक्ट करता है तो उस रिएक्ट को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो वही चीज जो है वो वेस्टर्नाइज वाला होता है। तो अर्बन में कुछ इस तरह की फैमिली जो है वो अपर क्लास फैमिली है, सुपर अपर क्लास फैमिली है, रिच फैमिली है, जो पूरा कम्यूट करती है वर्ल्ड में, अलग अलग जगहों पे जाती है, और जो चीजें होती है वो यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। सो मेरा ये मानना है कि जो आपका थिंकिंग है वो आपके इंडियनाइजेशन का होना चाहिए, आपका लोकल होना चाहिए, लेकिन आपका जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन आप ग्लोबल कीजिए, बट एक्सपोजर ग्लोबल करने की जरूरत नहीं है। और इसमें परसेंटेज हम लोग तकरीबन अगर कहें तो 100 में 90% हम लोग सेफ हैं, कामयाब हैं, और हम इसको बना करके रखे हैं और आगे भी बना करके रखेंगे। जी, लेकिन डॉक्टर साहब अगर बात करें बच्चों के अंदर मोबाइल के लत को, तो अगर आप अभी भी अनुभव करें, आप किसी भी पार्क में चले जाए, गार्डन में चले जाए, बच्चे गार्डन में है लेकिन खेलते होते फोन,
अधिकतर काफी ऐसे चिंताजनक दृश्य देखने मिलता है, गार्डन में भी फोन खेलते होते हैं, अगर उनसे फोन छीन लो तो वो चिड़चिड़ापन आना चालू हो जाता है, या फिर कभी कभी वो आंख भी दिखाने लगते हैं, जो सामान्य घटना नहीं हो सकती एक बच्चे का इस तरह से रिएक्ट करना। तो ये सब चीजों का आगे जाके उसके व्यवहार में क्या असर करता है, इन सब चीजों का जो बचपन से ये आ जाता है मोबाइल के चलते? उसका देखिए, उसका सबसे पहला तो फिजिकल जो फिटनेस है वो सबसे ज्यादा असर करता है, मेंटल फिटनेस है वो सबसे ज्यादा असर करेगा, उसका बिहेवियरल फिटनेस है वो भी ज्यादा असर करता है। और उसके पीछे का कारण यही है कि देखिए हमारा क्या है, हमारे बॉडी का अगर मैकेनिज्म समझें, जो सिस्टम समझें, तो वो क्या है, सबसे बड़ा, सबसे फर्स्ट एंड लास्ट जो मैकेनिज्म है वो डायनेमिक्स का है। हमारे सेंसेस हैं, वो हमारे सेंसेस हमेशा डायनेमिक्स हैं, राइट। और जब तक उस डायनेमिज्म को आप, जैसे बोलते हैं ना कि हम पसीना क्यों निकालते हैं, हमारे शरीर से पसीना क्यों निकलता है, क्योंकि हम वो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, मशीन चलता है और वो पसीना जो है वो एक्सरसाइज के रूप में पूरा निकलता है। वो नहीं रहता है तो कुछ नहीं निकलता है, और नहीं निकल रहा तो क्या इजी चीज किसको पसंद नहीं है? इजी चीज तो किसको पसंद नहीं है? स्क्रीन पे एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो सब कुछ देख रहा है और वो समझ रहा है कि मैं यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी को या विराट कोहली को क्रिकेट मैच खेलते हुए और सिक्सर एंड सेंचुरी, डबल सेंचुरी लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये होगा कि मैं यहाँ पे बैठे बैठे सेंचुरी में भी लगा रहा हूँ, और टुमारो आई विल गो एंड प्ले द इंटरनेशनल क्रिकेट, ऐसा हो रहा है। सिमिलरली ये सब सारी चीजों से यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा दो लोगों की भूमिका आ जाती है, एक एजुकेशन सिस्टम और एक जो है वो फैमिली सिस्टम। ये दोनों को इतना रोबस्ट बनाना पड़ेगा कि ये जो चीजें हैं वो आपको, यू हैव टू डू, देयर इज नो। देखिए क्या होता है कि आप स्विगी और जोमेटो से खाना मंगा सकते हैं, लेकिन आपको खाने के लिए तो हाथ का ही प्रयोग करना पड़ेगा, बिल्कुल राइट। सिमिलरली उसी तरह से एक स्कूल और कॉलेजेस में कंपल्सन ये करना पड़ेगा कि आपको सर्टेन टाइम पीरियड में ही आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं या मोबाइल फोन अलाउड हो, लेकिन नहीं हो रहा है ये नहीं हो रहा है, क्योंकि पेरेंट्स भी कभी ऐसा क्या हो गया है कि वो पेशेंस लेवल जिसको हम बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा पेशेंस लेवल सिर्फ चिल्ड्रन में डाउन नहीं हुआ है, वो पेरेंट्स में भी डाउन हुआ है और हमारे में भी डाउन हुआ है। क्यों? बच्चे का अगर 1 घंटे में फोन नहीं लगा तो मैं चिंता में हूँ, व्हाट इज डूइंग, व्हाट शी इज डूइंग, वेयर इज शी, वेयर इज ही, राइट। तो वो सबसे बड़ा हमारे लिए पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दे रहा है। और जो बच्चा क्या होता है इसमें, वो मेंटल प्रेशर में आ जा रहा है। स्कूल में है तो स्कूल और साथ ही साथ टीचर को भी परेशानी में डाल रहे हैं, मेरा बच्चा का फोन है, ये कहाँ है, जरा मुझे बात कराइए। तो ये सब सारी चीजें हमें देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर क्या होगा, देखिए वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। और मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट है कौन? गवर्नमेंट तो आप ही और हम है ना। हम जो चीजें एक्ट कर रहे हैं वही गवर्नमेंट उसको अपने यहाँ रिएक्ट कर रहा है, और जो गवर्नमेंट वहां पर रिएक्ट कर रहा है हम उसको यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। ये दोनों चीजें हो रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसमें फिजिकल एक्सरसाइज को हमें एक फूड की तरह, ईटिंग फूड की तरह ये देना पड़ेगा कि आपको सुबह शाम दोपहर जिस तरह से एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको खाना खाना है, उसके लिए समय निकालना है तो निकालना ही, सोने के लिए आपको समय निकालना है तो निकालना ही है। उसी तरह ये फिजिकल एक्सरसाइज और ये सब सारी चीजें करने के लिए आपको यू हैव टू अवे फ्रॉम दिस डिजिटल गैजेट्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये करना पड़ेगा। देयर इज नो चॉइस एट ऑल, होना ही नहीं चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपने बात किया फैमिली बॉन्ड की, तो ये ठीक है, ये व्यवहारिक बात है कि समय से एक परिवार की हमारी व्यवस्था ऐसी रही है जो आगे जाके इतनी विकट परिस्थिति ना आ सके। लेकिन अगर आजकल देखा जाए तो परिवार में जितने व्यक्ति, हर व्यक्ति के पास फोन, और एक समय देखा जाए तो न जाने परिवार में कब सबने एक साथ बैठ के भोजन किया होगा, हर कोई अपने फोन में कोई व्यस्त है, कोई टीवी में व्यस्त है, कोई टैबलेट में व्यस्त है। तो क्या ये बच्चे को मोबाइल में व्यस्त होने का सह नहीं देता? बिल्कुल देता है, बिल्कुल दे रहा है, क्योंकि बच्चे सीखते कहाँ से? बच्चे तो बड़ों से ही सीखते हैं ना। वो बड़े कोई भी हो सकता है, बड़े हमारे माँ बाप हैं, बड़े हमारे भाई बहन हैं, बड़े हमारे पड़ोसी हैं, बड़ा कोई भी हो सकता है, बड़े हमारे टीचर हैं, कोई भी हो सकता है। तो बच्चे जब बड़े को ऐसा एक्टिविटी करते हुए देखेंगे
तो वो खुद भी करेंगे। लेकिन देखिए, मैं बिगिनिंग में ये कह रहा हूँ कि इसके एडवांटेज तो ज्यादा है, डिसएडवांटेज कम है। डिसएडवांटेज बड़ा कब होंगे, जब आप एडवांटेज को सही तरह से इस्तेमाल नहीं करोगे और उस एडवांटेज को डिसएडवांटेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, तब वहां पे वो जहरीला होगा, तब वहां पर वो खतरनाक होगा, राइट। तो हर चीज का एक लिमिट होता है, हर चीज का एक लिमिट होता है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें भी एक लिमिटेशन होना चाहिए। अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना एक पॉजिटिव वे में लिमिटेड है, तो उसका गैर इस्तेमाल करना भी एक उसी सकारात्मक दृष्टिकोण में होना चाहिए कि ये इतने इतने चीजें सही नहीं है, गलत है, नहीं करना है, मतलब नहीं करना। जी, आपके हिसाब से किस एज के बच्चे तक को कितना एक्सेस दे सकते हैं आपके हिसाब से, सोशल मीडिया हो, फिर वो मोबाइल हो या इंटरनेट हो? देखिए, टेक्निकली तो जो साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं और जो मेंटल एक्सपर्ट जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 13 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं, उनको तो पहले मोबाइल फोन का एक्सेस इंडिपेंडेंटली देना ही नहीं चाहिए। और अगर आप दे भी रहे हो, आप वहां पर हो और आप ऑपरेट कर रहे हो, बच्चा 2 मिनट देख ले रहा है, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि आप बिल्कुल उसको अवे कर दो, ये पॉसिबल नहीं है, असंभव जैसा हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप ऑपरेट कर रहे हो तो नियर बाय तो बच्चा आपके है ना। जब अगर आप घर पे बैठ करके अपने टेबल पे मोबाइल फोन को ऑपरेट कर रहे हो, तो बच्चा इर्द गिर्द आपके खेल रहा है, आपके घूम रहे हो तो देख रहा है मैं आप क्या कर रहे हो, तो वो पूछ रहा है। क्योंकि आज के डेट में जो क्वेश्चनिंग है ना, वो क्वेश्चनिंग सिर्फ आप ही और हम नहीं कर रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चनिंग जो है वो बच्चे करते हैं। पता है क्यों? उसके पीछे का एक साइकोलॉजी है। उसका साइकोलॉजी ये है कि बच्चा इस जो वर्ल्ड में आया है, वो हर चीज को देखना चाहता है, उसको टच करना चाहता है, उसको वो टच जो वाली जी फीलिंग है, उसको तो पूछता है ये क्या होता है, आप जरा बताएंगे मम्मी ये क्या होता है, पापा ये क्या होता है, वो क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या हो रहा है, टीवी में ऐसा गाने क्यों आ रहे हैं, ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी, ये लाइट क्यों पीली जल रही है। सो एवरी टाइम दैट चाइल्ड क्वेश्चनिंग यू, राइट। सो वो चीजें हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि वो जब आपको देखेगा तो उसका इच्छा करेगा, लेकिन पेरेंटल गाइडेंस 13 इयर्स तक के लिए कंप्लीट होना चाहिए। और उसके हाथ में एनी गैजेट्स जो विजुअली उसको दिखाई दे रहा हो, राइट, वो चाहे टीवी हो, टैब हो, या लैपटॉप हो, या कंप्यूटर हो, नहीं देना चाहिए। 13 इयर्स के बाद उसको पेरेंटल गाइडेंस के साथ ऑपरेट करने देना चाहिए। एंड उसके ऊपर हमेशा बारीकी से नजर होनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है। टाइम टू टाइम जिस लैपटॉप या जिस टैब या जिस डिजिटल गैजेट्स में वो उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है या उस कंटेंट को एक्सेस कर रहा है, उसका टाइम टू टाइम हिस्ट्री में जाकर के चेक करना चाहिए, कुकीज को डिलीट करना चाहिए, हिस्ट्री को डिलीट करते रहना चाहिए। और ये खास करके क्या होता है कि जो प्रूरिएंट कंटेंट होते हैं, राइट, जो अनवांटेड कंटेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो डेलिबरेटली नहीं आते हैं। वो आप कहें तो उसमें वो ऐसा एक एल्गोरिदम काम करता है, वो एल्गोरिदम उसको सीधे सिंक कर देता है, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में कहते हैं एफिलिएट होना। वो एफिलिएटेड हो जाता है, राइट। जैसे अभी अगर आप कोई ऑनलाइन डिक्शनरी पे कुछ शब्दों को सर्च कर रहे हैं, तो वहां पे ऑटोमेटिक उस कंपनी का एड चल रहा है, तो आपने उसको क्लिक कर दिया, तो क्या हुआ, वो सीधे आपके कुकीज में और आपके हिस्ट्री में आ गया। अब अगर कोई वो अनवांटेड या नॉन गुड इन नेचर वाले कंटेंट में है, तो वो आपके स्क्रीन पे पॉपअप करेगा, और बच्चे को जब वो दिखाई देगा तो उसको शायद वो एक बार दो बार क्लिक करेगा, शायद उसको ये टाइम टू टाइम पेरेंटल गाइडेंस हमेशा होते रहना चाहिए। और आज के डेट में पेरेंट्स भी काफी सतर्क हो गए, बिकॉज पास्ट में जिस तरह के केसेस आए हैं, ऑनलाइन गेम के भी केसेस आए हैं। ब्लू वेल का आपने देखा केस, ब्लू वेल किस तरह से पूरा, अभी जो पबजी खेल रहे हैं, कैंडी क्रश खेल रहे हैं, तमाम प्रकार के जो गेम, ये फिल्म जो है, वीडियो है, वो गेम के रूप में भी आ रहा है। तो पेरेंट्स भी काफी अलर्ट हो गए हैं, लेकिन कंटिन्यूअस बेसिस पे टाइम टू टाइम इस तरह का एजुकेशन सीरीज होते रहना चाहिए, ताकि पेरेंट्स अलर्ट रहें, देखते रहें। और मैं समझ रहा हूँ कि क्रीड़ा तंत्र पे आप ये जो पूरा फोरम, एक पूरा कैंपेन लेकर के आए हैं कि पेरेंटल
गाइडेंस पेरेंटिंग मंत्रा के थ्रू आप अलग अलग एक्सपर्ट को उनको अवेयर कराने की कोशिश करें, मैं समझता हूँ कि इट इज वेरी वेरी वंडरफुल थिंग। एंड इससे सर्टेनली पेरेंट्स तो काफी एडवांटेज और बेनिफिट महसूस कर रहे होंगे। जी डॉक्टर साहब, हम भी यही अनुभव करते हैं कि उपदेश से अधिक उदाहरण से आप परिवर्तन ला सकते हैं। जब तक आप अपने जीवन में वो चीज नहीं कर रहे, तब तक हम उपदेश कैसे दें बच्चों को भी। तो एक जैसे आपने कहा सरकार, तो हर चीज के लिए तो सरकार पर निर्भर नहीं रह सकते कि सरकार का एक्सेस आपके फोन तक तो नहीं आएगा, और शायद अगर सरकार वो एक्सेस लेना चाहे तो भी उसको विवादास्पद बना दिया जाएगा। तो ऐसे में परिवार की क्या नीति होनी चाहिए हमारे परिवार के अंदर कि मोबाइल कैसे यूज करना है, इंटरनेट कैसे यूज करना है, टीवी कैसे यूज करना है, इसकी कोई नीति बन सकती है क्या? आप इसको प्रैक्टिकली देखते हैं क्या परिवार के अंदर? वन ऑफ द ब्रिलियंट क्वेश्चन आई कैन से दिस, राइट। देखिए क्या हो रहा है कि हम तो खुद टीचर हैं, हमें तो बच्चों को तैयार करना काम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वॉलंटरी बेसिस पे अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं और वहां पे साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, इंटरनेट का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, हम इसको लेकर के उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी या उस स्कूल में बच्चों को लेक्चर देते हैं, हम उनको वर्कशॉप कराते हैं, हम उनको केस स्टडी के बेसिस पे कराते हैं। मैं समझ रहा हूँ इसका जो दायरा है वो बढ़ा करके सोशल लेवल पर भी कर देना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम पे आप इसमें परिवर्तन देखेंगे। तो क्या हो रहा है कि सोसाइटी में भी इस तरह का ट्रेनिंग हो। अब आज देखिए कोई फ्लैट है या कोई बंगलों का स्कीम है जहाँ पे 25-50 बंगले या 100, 150, 200 फ्लैट है, जहाँ पे 500, 250, 5,000 के आसपास में लोग रह रहे हैं। तो जो वहाँ का सोसाइटी है, वो सोसाइटी के जो चेयरमैन है, सेक्रेटरी हैं, वो इस तरह का एक सीरीज, एक एकेडमिक सीरीज भी टाइम टू टाइम रखे कि जो व्यवहार में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो सोशल मीडिया का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, फोटोग्राफी कैसे हम कर सकते हैं, ये स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके वीडियो हम कैसे बना करके दे सकते हैं। तो इस तरह का सीरीज जो आएगा, वो उस सीरीज में जो एक्सपर्ट होंगे उनको व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब सारी चीजें सिखाएंगे। और जब सिखाएंगे और पेरेंट्स जब एम्पावर होंगे, जो बड़े एम्पावर होंगे, तो वो बच्चों को वहां पे घर पे अपने ट्रेनिंग देंगे कि देखो, एक तो उसको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ वो फैमिली वे में मिल रहा है। तो फैमिली में मिल रहा है तो वो क्या होगा कि ये डबल एज एडवांटेज हो जाएगा। जिस तरह से सोशल मीडिया को कहा गया है कि ये डबल एज स्वॉर्ड है, ठीक है, डबल एज स्वॉर्ड है, तो उस तरह से ये डबल एज एडवांटेज होगा, जिसको बोलते हैं ना कि लोहे को लोहे काटता है। तो अगर वो डिसएडवांटेज है तो डिसएडवांटेज को एडवांटेज के रूप में कन्वर्ट करा करके पेरेंट्स घर में भी ट्रेनिंग देंगे, तो ये क्या होगा, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये हम सब जानते हैं, राइट। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का मतलब क्या होता है? हम लोग रोड वगैरह पे या ट्रेन पे भी जाते हैं तो कहता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, राइट, ये वही चीज है। तो ये क्या होगा कि हमें टाइम टू टाइम अलर्ट करते रहना पड़ेगा, और टाइम टू टाइम ये करेगा। तो इसलिए एक एजुकेशन सीरीज सोशल लेवल पर भी होने चाहिए। भले मैं ये मानता हूं कि उसको पेड कीजिए, क्योंकि जो एक्सपर्ट आपको सिखाने के लिए आ रहा है, आप उसको एक छोटा सा टोकन मनी में दे दीजिए, क्योंकि वो मेहनत करके आ रहा है, उसका ज्ञान, उसका सरस्वती है, वो सरस्वती को आप उसकी कीमत के रूप में दे दीजिए। वो भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहेंगे। अगर आप एक किसी वर्कशॉप में अपने बच्चे को 500, 1000, 2000, 5000 रुपए दे करके अगर आप उसको ट्रेनिंग में भेजते हैं और पहुंचाते हैं, कोई एक्सपर्ट आकर के आपकी सोसाइटी में इस चीज को ये दे रहा है, तो मैं तो समझ रहा हूँ कि उसको आपको एक ऋषि मुनि की तरह मानना चाहिए, एक गुरु की तरह मानना चाहिए, कि वो पूरा एक ज्ञान लेकर के वो घर टू घर, होम टू होम वो जा रहा है और लोगों को एम्पावर कर रहा है, इम्पार्ट कर रहा है, और उससे पूरा जो समाज है प्रॉस्पर हो रहा है, अलर्ट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है और सस्टेन हो रहा है। तो ये भी एक मुहिम होना चाहिए। तो यहां से भी अगर आप देखें तो जिस तरह से आज योग का एक पूरा चलन हो गया है, राइट, योग एक्सपर्ट घर पे जा रहे हैं और सिखा रहे हैं, तो ये जो एकेडमिक वैल्यू भी है, इसके भी एक्सपर्ट घर पे जाएं, सोसाइटी में जाएं, एक कॉमन ट्रेनिंग दें, और उससे हम सब आगे बढ़े और अलर्ट रहें। ये एक मुहिम आपके माध्यम से मैं मान करके चलता हूँ
क्रीड़ा तंत्र के माध्यम से ये भी एक इनिशिएटिव शायद ये लॉकडाउन के बाद हो तो हम लोग आगे जरूर बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अगला जो प्रश्न है वो शायद प्रश्न नहीं है, मैं आपका एक मंतव्य चाहूंगा उस विषय पे, और शायद ये मनोवैज्ञानिक ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन फिर भी आप प्रयत्न करिएगा। जैसे कुछ ऐसे केस देखा गया, जैसे कि अभी कुछ अंदर से कुछ भावना निकल रही है। पहले अगर सोशल मीडिया नहीं था तो वो भावना व्यक्त करने का कुछ स्थान नहीं था। अभी सोशल मीडिया हो गया है तो कुछ ऐसी भावनाएं जो व्यक्त शायद उस समय हो जाती है और बाद में उसका पछतावा बहुत अधिक होता है। और कुछ मामलों में ऐसा देखा गया, सोशल मीडिया पे चूंकि पोस्ट कर दिया, उसका इतना गिल्ट हुआ कि सुसाइड तक की नौबत आई। तो ये सिचुएशन को आप कैसा देखते हैं? एकदम इतना अधिक उसमें प्रेजेंस अपना दिखाना, इसको सही मानते हैं क्या? इस विषय को आप कैसे देखते हैं? ये जानते हैं कि क्या सीन है? ये सीन ऐसा होता है जी कि कहते हैं ना कि ये पूरा जग मेरा है, कहते हैं ये पूरा जग मेरा है, लेकिन उस जग में मेरा कोई नहीं है। जब सोशल मीडिया पे अगर कोई अपनी वेदना, अपना दुख, अपना रोष, अपना एंगर, और हम कहें तो एक अपना भड़ास निकालना जिसको हम कहते हैं, वो अगर अपने जाकर के बर्स्ट करता है, अपने एंगर को, अपने सौरों को, अपने पीड़ा को जो बर्स्ट करता है, इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ ये निकलता है कि वो ऐसी स्थिति में है, वो ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच गया है या पहुंचा था कि उसने ऐसा नहीं समझा, उसके दिमाग में कोई नहीं आया कि मैं ये चीज इसके साथ शेयर करूं। तो मेरा ये मानना है कि जैसे बोलते हैं ना कि जो बचपन में छोटा जो बच्चा होता है, तो माँ जब बच्चे को सुसु, ठीक है, या उसको शीट जब आता है तो वो अपना बॉडी लैंग्वेज उस तरह से टेंडेंसी दिखाता है, माँ समझ जाती है कि बच्चों को इसकी जरूरत है। उस तरह से ये जो टेंडेंसी, ये जो बिहेवियर है, हम लाइफ टाइम टिल द डेथ, ये हमारा बॉडी जो है वो उस तरह का रिएक्ट करता है, हमारे बिहेवियर रिएक्ट करते हैं। क्या हम इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि हम माइंड, बॉडी, सोल को रीड करें, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें? और कहते हैं कि जो शकल है ना, जो चेहरा है, वो चेहरा हर चीज को बता देता है, बयां कर देता है। तो जब भी घर में, परिवार में, सोसाइटी में, फ्रेंड सर्कल में, कहीं पर भी इस तरह की कोई चीजें दिखाई दे, तो मैं ऐसा मान करके चल रहा हूँ कि शायद वो बंदा कुछ किसी से कह नहीं पा रहा हो या कहने की हिम्मत नहीं कर रहा, लेकिन उसके फेस, उसका बॉडी लैंग्वेज बता दे रहा है। तो उस केस में अगर उसे कोई शेयर करता है, उसे कोई पूछता है, तो अपने चीजों उसको शेयर करेगा, शायद उससे उसको सॉल्यूशन निकलेगा। और जब ये सॉल्यूशन निकलेगा तो उसको ईज ऑफ फीलिंग, जिसको हम कहते हैं ईज ऑफ फीलिंग होगा, तो वो क्या करेगा, वो सोशल मीडिया पे जाकर के बस्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो इसलिए बस्ट नहीं करेगा कि उसको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिला। और फिर वहां पे सोशल मीडिया पे आज देखिए ना, आज आप किसी के लिए भी आप देख रहे हैं कि एब्यूज हो रहा है, बुलिंग हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, ट्रोल हो रहा है, ये सब सारी चीजें हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक सेकंड टूल मान लिया गया है। फर्स्ट टूल तो हमारे पास हम खुद हैं और मीडिया है, इसको सेकंड टूल मान लिया गया है कि ये हमारे लिए एक ऑल्टरनेट टूल है। ऑल्टरनेट, सोशल मीडिया को एक ऑल्टरनेट मीडिया भी कहा गया। सो ये हमारे लिए ऑल्टरनेट मीडिया हो गया है कि हम इस पे जाकर के व्हाटएवर आई वांट, मैं उसको ये अब देखिए, हमारी गवर्नमेंट है, चाहे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी है, कोई भी नेता है, कोई भी मिनिस्टर है, कोई भी है, हम उसके अगर उसके पॉलिसी और प्रोग्राम और उसके बात और उसके व्यवहार से अगर सहमत नहीं हो रहे हैं, तो व्हाट वी कैन डू, हम सीधे सोशल मीडिया पे जा रहे हैं और उसको हम लोग एक्सप्रेस कर दे रहे हैं। दैट इज ओके, क्योंकि मीडिया कैनॉट रीच टू एवरीबडी एंड एवरीबडी कैनॉट रीच टू मीडिया। मीडिया हैज सर्टेन लिमिटेशंस। मीडिया दैट इज अ ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल मीडिया, जो प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन हम कहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया इज रीच टू एवरीबॉडी, तो वो एक्सप्रेस कर रहा है। अब वो एक्सप्रेशन को मैं समझता हूँ कि एनालिसिस जरूर करना चाहिए कि वो कौन से सेंस में किया है, और एनालिसिस करके और उसको फिर उसके ऊपर कमेंट करना चाहिए। मैं ये मान करके चल रहा हूँ, ये ऐसा हुआ कि मैं तो गुस्सा में हूँ, मैं रोष में हूँ, मैं दुखी हूँ, और जब मैं ये उसमें कमेंट कर रहा हूँ तो उसमें और लोग नेगेटिव कमेंट करके
वो जलती आग में पेट्रोल डालने का काम कर देते हैं, जो कि सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, राइट। ये चीजें नहीं होना चाहिए। बट अगर आपके माइंड में क्या आएगा सवाल कि क्या सर इसको रोक सकते हैं, मैं समझता हूँ कि इसको रोक नहीं सकते हैं। वाई? बिकॉज द वे वी आर प्रोग्रेसिंग, द वे वी आर ग्रोइंग, द वे वी आर कम्युनिकेटिंग, द वे टेक्नोलॉजी इज हेवली इन्वॉल्विंग ऑन आवर लाइफ, तो ये जो चीजें हैं ये होगा। और टेक्नोलॉजी आज के डेट में क्यों इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ गया? जस्ट 2010 में फेसबुक आपके पास आईपीओ लेकर के आ जा रहा है। 2004-6 का बर्थ और 6 से 7 साल में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एक सोशल मीडिया आईपीओ लेकर के आ जा रहा है। ये कोई छोटी मोटी फिनोमेना है, इट्स द बिगेस्ट फिनोमेना। और आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि इसका इंपॉर्टेंस है। तो ये रहेगा, बट इससे हमें बचना है। और मैं समझ रहा हूं कि इसमें अगेन फैमिली फ्रेंड सोसाइटी का सबसे बड़ा पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण। गलती हुआ तो क्या हुआ, आज देखिए गलती तो मेरे से नहीं होगी, बिल्कुल होगी, गलती तो मेरे से भी हो सकती है, मैं इंसान हूं, गलती तो भगवान भी करके गए हैं। महाभारत की लड़ाई खत्म होने के बाद एक औरत उस लड़ाई में आ रही है और कह रही है कि तुमने पूरे मेरे वंश का विनाश कर दिया, राइट। और आकर के कह रही है कि पूरे वंश का विनाश हुआ, तुम्हारा वंश जो है वो विनाश हो जाएगा। और बिना कुछ रिएक्ट किए हुए, क्या धर्म है क्या धर्म है, रिएक्ट किए हुए भगवान श्री कृष्ण ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ऐसा है। कोई कुछ उसमें प्रक्रिया नहीं थी, गलतियां तो भगवान भी किए हैं। बट हर पॉजिटिव और नेगेटिव चीज का एक कॉज एंड इफेक्ट होता है, और कॉज एंड इफेक्ट आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इस विषय को बहुत आसान शब्दों में हमें समझाया। ये विषय पे चर्चा करना इसलिए बहुत जरूरी था क्योंकि भारत आने वाले दिनों में और भी अधिक इंटरनेट यूजर्स बढ़ेंगे, और जैसा हम जानते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें अधिकतर युवा पीढ़ी है और कल की युवा पीढ़ी है। तो जो कल की युवा पीढ़ी है इस सुविधा का सदुपयोग करे, दुरुपयोग ना करे, इसलिए इस विषय पे चर्चा करना जरूरी था और हमने आपके साथ में चर्चा किया। मैं इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा लास्ट में एक कंक्लूजन के रूप में दिया, बट इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। देखिए ये क्या हो रहा है कि ये जो कोविड-19 हमारे सामने आया है ना, अब चाहे जो भी हो, बहुत सारे देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंकिंग एंड नो डिबेट एंड डिस्कशन एंड डेलिब्रेशंस आर हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड कि ये तो या एक बायो विपन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है या एक नेचुरल फिनोमेना। वो तो समय आने के बाद सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। बट मैं ये कह रहा हूं कि एक जो नेचर है, वो नेचर ने एक रिसर्जेंट किया, एक नया सृजनहार किया है, राइट। इसमें आप देखिए हमारी थिंकिंग, हमारे बिहेवियर, हमारे बिजनेस, हमारा पॉलिटिक्स, हमारा फैमिली बॉन्डिंग, हमारा कम्युनिटी बॉन्डिंग, हमारा रिलीजियस थॉट प्रोसेस, सारे के सारे चीजें में एक नयापन आएगा, एक नया विचार आएगा। तो आप कहें कि एक रीबर्थ ऑफ एवरीथिंग ये होने जा रहा है। और सोशल मीडिया का भी, टेक्नोलॉजी मेडिएटेड कम्युनिकेशन का भी एक रीबर्थ होगा। और ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद जिसको हम कह रहे हैं कि हमारा जो देश है सोने की चिड़िया बनेगा और एक महासत्ता बनेगा, और बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा। ये इतिहास में भी लिखा गया है और पुराणों में भी और एपिक में भी लिख दिया गया है कि भारत महासत्ता बनेगा और दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे सोच सरकार की हम सबकी होने लगी है, विश्व का भी सोच हमारे तरफ होने लगा है। तो मैं अब आपको बता रहा हूं कि एक ये सुओ मोटो कॉज बोलते हैं ना, सुओ मोटो स्टेप। सुओ मोटो का मतलब ये होता है हम खुद से ये निर्णय लिए। तो आने वाले टाइम पे जो इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन पब्लिक है, जो भारत के लोग हैं, भारत की सरकार है, भारत का सिस्टम है, ये सोशल मीडिया का 100% सकारात्मक एंड पॉजिटिव उपयोग करेंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। जो नेगेटिव चीज निकलेंगे उसको बाई प्रोडक्ट के रूप में मान करके चलिएगा, बाकी और कुछ नहीं। बाकी ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद ये टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज के रूप में अगर कोई उपयोग करेगा तो वो भारत होगा, वो इंडिया होगा। जी, उम्मीद तो हमारी भी यही है डॉक्टर साहब। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं ये विषय को मैं करना चाहूंगा
कि एक गांव में एक बच्चे को गुड़ खाने की बहुत ज्यादा लत पड़ी, शक्कर खाने की। तो अब वो लत उसकी छूट नहीं रही थी, तो किसी ने उसकी माँ को बताया कि 2-3 गांव छोड़ के दूर एक बाबा बैठते हैं, ऋषि मुनि है, उनके पास में बच्चे को ले जाओ, वो कुछ उपाय बताएंगे, इसकी आदत शक्कर खाने की चली जाएगी। तो माता अपने बच्चे को लेकर गई, तो पूछा ऋषि ने क्या दिक्कत है, तो बोले शक्कर बहुत खाता है। बोले ठीक है, अगले सप्ताह लेकर आओ। तो माता आगे वापिस, उनने सोचा शायद ऋषि मुनि कोई उपाय कर रहे होंगे। फिर 1 हफ्ते बाद गई, फिर उन्होंने यही बोला अभी नहीं, अगले हफ्ते आओ। ऐसा लगभग 3 सप्ताह चला। चौथे सप्ताह जब माता लेके गई, बोले बाबा साहब अब तो कुछ उपाय करो। तो उन्होंने बच्चे को बोला कि बेटा अब शक्कर मत खाया करो। तो माँ को बड़ा क्रोध आया कि इतनी सामान्य सी बात है और आप कहने के लिए 4 हफ्ते से मुझे दौड़ा रहे। तो उन्होंने कहा दरअसल माता बात यह है कि शक्कर की आदत तो मुझे भी है, तो जब तक 3-4 हफ्ते से मैं खुद की आदत छुड़ा रहा था कि जब तक मेरी आदत नहीं छूटेगी शक्कर खाने की, मैं बच्चे को कैसे उपदेश दूं कि शक्कर मत खाओ। तो यही बात है कि हाथ में हम मोबाइल लेके बच्चों को ये नहीं कह सकते कि आप मोबाइल का यूज मत करें, और शायद हमें उनका उपयोग करना मना भी नहीं करना है, लेकिन हमें वो उदाहरण बच्चों के सामने पेश करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को ये बताना पड़ेगा इमेज, एक्चुअल इमेज बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप फोन में कितना भी एडिट कर ले, उससे आपका वर्चुअल इमेज बनेगा, लेकिन रियलिटी में आपका इमेज बिल्कुल नहीं बनने वाला है। और समय अब जी, और समय अब आत्मनिर्भर होने का है, तो भारत को आत्मनिर्भर करना है और हमें खुद भी आत्मनिर्भर बनना है। टेक्नोलॉजी जहां उपयोगी है वहां उपयोगिता दिखाना है, लेकिन टेक्नोलॉजी को भी साइड में रख के हमें आत्मनिर्भर बनने का प्रयत्न करना है। जैसे आपने डॉक्टर साहब उदाहरण दिया, छोटे छोटे अंक गणित, आजकल बच्चे कैलकुलेटर का यूज करते हैं। वो जैसे आपके समय, हमारे समय हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग जो लिपापोती करते थे, वो करने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन उनको करना पड़ेगा, तब जाके उनकी स्मरण शक्ति आगे बढ़ेगी। तो उनको ये इन सब बातों का उनको ज्ञान देना पड़ेगा, और उपदेश नहीं, बिल्कुल उदाहरण से देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद क्रीड़ा तंत्र की तरफ से, आप अपना समय हमें दिए और इस विषय को बिल्कुल अच्छी तरह से सरल शब्दों में आपने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे, काफी इंसिसिव डिसाइसिव क्वेश्चन आपने रखे, और गजानन जी का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बात करने का मौका दिए। और पूरा जो क्रीड़ा तंत्र फैमिली है, जो व्यूअर देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि इस घड़ी में आप सेफ रहें, स्वस्थ रहें, और जो नियम सरकार ने दिए हैं हमें पालन करना है, क्योंकि इसके आगे उजाला ही उजाला है। इसके आगे जो है हमें देश को आगे लेकर के जाना है। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार।